गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। और लास्ट टर्न पर अपन ने आयनिक बॉन्ड फिनिश किया था। आयनिक बॉन्ड में जो टॉपिक आपको बार बार रिवाइज करते रहना है वो दो है थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, आपका पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये दोनों टॉपिक है ना, मतलब इसको ऐसे मत ले लेना कि हाँ चलो ठीक है ये दोनों टॉपिक ही करेंगे अब तो, मतलब बता रहा हूँ कि उसमें काफ़ी हेल्प लगती है इन दोनों टॉपिक से। चलो अभी जो पॉइंट अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है वीक फोर्सेस। मैं वीक फोर्सेस की स्टार्टिंग वाली स्लाइड दिखाता हूँ आप लोगों को। यस, हियर वी गो। वीक फोर्सेस सिंपल रखा है मैंने। वीक फोर्सेस एच बॉन्डिंग, डाइपोल बेस फोर्सेस, ये सब है। लेकिन सबसे पहले कि वीक फोर्सेस क्या है और हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूटिलिटी है इसकी, कहाँ कहाँ पर काम आएगा, ये सब कुछ। क्या होता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड लगातार स्ट्रक्चर से, डायमंड है, डायमंड भी कोवेलेंट है, लेकिन लगातार उसमें कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, वो तो होता है सॉलिड। लेकिन जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए CO2 है, SO2 है ना, ये जो मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं जिनको अपन ही कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और वो मॉलिक्यूल्स आपस में वीक फोर्सेस से अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे कि CO2 है, तो CO2 और CO2 के बीच में कोई अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो रूम टेम्परेचर पे गैस कैसे होता। तो क्या होता है, ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला अट्रैक्शन को हमें यहाँ पढ़ना है। वो अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इसलिए मैंने नाम दिया है वीक फोर्सेस। तो वीक फोर्सेस की बात चल रही है, मतलब समझ जाओ कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात चल रही है। आयनिक कंपाउंड में ऐसे फोर्स होते ही नहीं है। आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ही होते हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड जो है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आयनिक कंपाउंड में कभी वीक फोर्स नहीं होगा। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वीक फोर्स हो भी सकता है, हो सकता है नहीं भी हो। जो छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना, उनमें वीक फोर्स रहता है, और जितने मॉलिक्यूल छोटे होंगे जनरली उतना ही वीक फोर्स होगा। बड़े मॉलिक्यूल जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो सब बातें अपने को यहाँ पढ़नी है। तो कुल मिलाकर वीक फोर्सेज हमको जो पढ़ने हैं वो मेनली कोवेलेंट सिस्टम्स के अंदर पढ़ने हैं। ये दो तरीके हो सकते हैं, एच बॉन्डिंग, डाइपोल बेस फोर्सेज। मैं जानता हूँ आपने एच बॉन्डिंग कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है कोई बात नहीं। लेकिन बात ये कि एच बॉन्डिंग एक तरह का वीक फोर्स है और एक तरह का वीक फोर्स है डाइपोल बेस फोर्स। पहले ये दोनों सेम, मतलब पहले ये दोनों अलग अलग नहीं पढ़ाया करते थे, एक साथ ही पढ़ाने पे भी काम चल जाता था। लेकिन आजकल स्पेसिफिक क्वेश्चन काफी बनने लगे हैं, खासतौर पे एच बॉन्डिंग पर। तो एच बॉन्डिंग एक ऐसा है, तो ये भी ऐसा डाइपोल बेस फोर्स ही है, लेकिन ऐसा डाइपोल बेस फोर्स है इसमें स्ट्रेंथ दूसरे वीक फोर्स की तुलना में ज्यादा होती है। अब समस्या हमारे सामने ये आती है कि अगर ये दूसरे वीक फोर्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स कह देना चाहिए, तो आंसर है नहीं। क्योंकि है तो ये बहुत, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, वो आती वीक फोर्सेस के अंदर ही है ना। वो दूसरे वीक फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कैटेगराइज करोगे। तो ध्यान ही रखना है कि सर ने समझाया कि एच बॉन्डिंग कुछ कारणों से दूसरे वीक फोर्सेस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेप्शनल बिहेवियर देता है। लेकिन इसको हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं मानना है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर वीक बट इज एब्सोल्युटली नॉट स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्यूट स्केल पे देखा जाए तो ये वीक ही है, लेकिन अगर रिलेटिव स्केल पे देखा जाए तो अब जो हो ना, मान 10 में से 10 नंबर का टेस्ट हुआ, एक बच्चे के 1 नंबर आए, एक बच्चे के 2 नंबर आए, तो 2 नंबर वाला क्या बोलेगा कि दे मेरे तेरे से डबल आए, शर्म कर, कैसे नंबर लाता है तू, ऐसे बोलेगा क्या वो। और अगर वो ऐसे बोल रहा है तो पास में बैठा हुआ जिसके 8 या 9 नंबर आए हुए हैं वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा होगा। तो कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग वो है, 8 वाला है, 1 और 2 दोनों वीक हैं। वो आपस में ठीक है, उनकी कोई कंपैरिजन थोड़ा बहुत कर लें। तो अब हमारे को यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे कंपैरिजन करने पड़ते हैं, तो फिर भी समझ जाना चाहिए एब्सोल्यूट स्केल पर तो वो 1 और 2 वाले फेलियर्स हैं, है ना, वो दोनों फेलियर स्टूडेंट्स हैं। और जो 8 वाला है वो तो मेरिटोरियस से बढ़िया स्टूडेंट है, मतलब कम की तुलना में तो बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है। ठीक है ना। तो हालांकि ठीक है, नीट के अंदर या कंपटीशन के अंदर तो ये भी बात स्टैंड नहीं करती है कि जो वो मेरिट बन गई है उसके नीचे वाले तो सारे के सारे वीक हैं, वो एक अलग तरह का कंपैरिजन है। लेकिन बस जस्ट यहाँ जो कंपैरिजन सूट कर रहा था मैंने आपको बता दिया है, तो उस हिसाब से सोचना है। बहरहाल वीक फोर्सेज जो है दो तरह के, एच बॉन्डिंग और डाइपोल बेस फोर्सेस। अब बात ये कि जैसे मान लीजिए मीथेन है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मीथेन CH4 ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल और इसके पास वाले मॉलिक्यूल CH4 में थोड़े बहुत वीक अट्रैक्शंस रहते हैं। ये वीक अट्रैक्शन से क्या होता होगा, तो वीक अट्रैक्शन से होता ये कि ये दोनों पार्टिकल इनफाइनाइट दूरी पर नहीं रहते, उनमें दूरी जो है फाइनाइट रहती है, ये आपस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है ना। और उसी कारण से, ठीक है ना, इनमें अगर थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन है तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इनका
जो वंडरवॉल स्टडीज आप करेंगे कि उनमें वंडरवॉल कांस्टेंट ए बी वगैरह जो आते हैं वो सब कुछ जीरो नहीं होते, मतलब कुछ अट्रैक्शन होता है। तो हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। मैं जानता हूँ दोनों में चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों चार्जेस के बने हुए हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना हुआ है। तो इसका चार्ज इसके अपोजिटली चार्ज चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें चार्ज का बना हुआ है, ओवरऑल चार्ज भले जीरो हो लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहता है। और ये अट्रैक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना ज्यादा है। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दूसरा, सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास ये ज्यादा होने से वीक फोर्स बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि वीक फोर्सेज जो है, वीक फोर्सेज इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, वीक फोर्स इंक्रीज विद सरफेस एरिया। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बताओ फ्लोरीन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स F2 और F2 के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए आयोडीन और आयोडीन में, तो आंसर है आयोडीन में। दैट इज द रीजन व्हाई द आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल द फ्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस। तो कहने का मतलब है F2 और F2 मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है लेकिन कम, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, मॉलिक्यूलर मास भी कम है। आयोडीन का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, इसलिए I2 और I2, मैं I2 के अंदर I और I की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी I और I की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इस बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस आयोडीन एज अ होल। और एक और पास में आयोडीन रखा हुआ है, सॉरी, अरे यार, I गलती हो गई, यस अब ठीक है, दैट्स परफेक्ट। चलो, आफ्टर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आई एम एबल टू ड्रॉ करेक्ट आयोडीन मॉलिक्यूल। तो इस आयोडीन और इस आयोडीन के बीच में जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन is very high compared to the attraction between two fluorine molecules for the reason that iodine has not just high molecular mass, it also has higher surface area। तो आयोडीन में अट्रैक्शन ज्यादा है फ्लोरीन की तुलना में। ये समझाता है कि आयोडीन कमरे के टेम्परेचर पर क्यों एक सॉलिड है जो कि फ्लोरीन एक गैस है। चलो, तो कुल मिलाकर हम ये वीक फोर्स के बारे में समझ गए। ये वीक फोर्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है। अब अपन को पढ़ना है एच बॉन्डिंग भी पढ़ना है, डाइपोल बेस फोर्सेस भी पढ़ना है। आपको हो सकता है कि ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा कि डाइपोल बेस फोर्सेस क्या है, सारा पढ़ा दूंगा मैं। पहले मैं पढ़ाऊंगा एच बॉन्डिंग। पढ़ इनमें कोई भी सकते हैं, ऐसा मैं कोई घर से सोच के नहीं आया था कि मैं पहले को एच बॉन्डिंग पढ़ानी है। जस्ट सीक्वेंशियल वे में पहले लेफ्ट में एच बॉन्डिंग लिख दिया था, एच बॉन्डिंग से स्टार्ट कर लेंगे अपन। मैंने स्लाइड भी पहले एच बॉन्डिंग की बना रखी है। ये देखो एच बॉन्ड। एच बॉन्ड कैसे होता है वो देखो, कोई मॉलिक्यूल है HX, HX में X की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ऐसे फॉन याद करने का तरीका है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज दोनों का कॉम्बिनेशन जिन तीन एलिमेंट्स में वो फॉन है। इनकी EN भी ज्यादा है, साइज भी कम है। इस कारण से इन पे जब ये H से जुड़े होते हैं, ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट जब H से जुड़ा हुआ हो तो H पे प्लस और इन पर माइनस चार्ज जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे देमसेल्व्स बिकम पोलर। तो ये मॉलिक्यूल बन गया पोलर। यहाँ पर है डेल्टा प्लस, यहाँ पर है डेल्टा माइनस, यहाँ पर है डेल्टा प्लस, यहाँ पर है डेल्टा माइनस। ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ऐसे करके अपन बोलेंगे ये एच बॉन्डिंग है। तो कुल मिलाकर इन मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। अगर आप बोलेंगे सर ये एच बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करें, तो एच बॉन्डिंग को यूं डिफाइन करो कि जब एच किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो वो मॉलिक्यूल पोलर होने लगता है और वो अपने पास वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने लगता है बाय बॉन्ड कॉल्ड एच बॉन्ड। अब इसको एच बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो इसकी खास बात क्या हुई, एक दूसरे अगर हाइड्रोजन ये कार्बन होता, कोई दूसरा एलिमेंट होता है ना, तो भी तो ऐसा अट्रैक्शन होता, बिल्कुल होता अट्रैक्शन, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि एच के साथ दो अच्छी बातें हैं। पहली तो इसकी EN लो है और दूसरा साइज भी कम है। EN लो होने से क्या फायदा हुआ, प्लस चार्ज आ गया, और साइज छोटा होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो EN लो, EN अगर इसकी क्या बोलते हैं लो है और साइज भी छोटा है, उससे इसकी है ना जो अट्रैक्टिंग पावर है दूसरे के साथ बढ़ गई। इसलिए जहां भी एच बॉन्डिंग होगी वहां पर फोर्सेस दूसरे वीक फोर्सेस की अपेक्षा थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक फोर्स बट इट क्रिएट्स some kind of strength, it increases the strength as compared to other weak forces। अगर आप बोलेंगे सर इससे होगा क्या, बड़ा खूब एक्सेप्शंस आएंगे, इससे बात बात में एक्सेप्शन आएंगे। एक छोटी सी बात बताओ मुझको कि आपको क्या लगता है HF और
दूसरा HF मॉलिक्यूल यहाँ पर है, यहाँ पर HCl ले रहा हूं मैं, और यहाँ भी HCl है। अब आप आराम सोच के तसल्ली से जो भी तक आपने पढ़ा है उसे सोच के बताओ कि HF में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए HCl में। मैंने पहली वाली स्लाइड में आपको बताया था, यस यहाँ मैंने बताया था वीक फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया। नाउ जस्ट कनेक्ट टू दिस वन, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या HCl का, तो आपका जवाब होना चाहिए HCl का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या HCl का, तो HCl का सरफेस एरिया, दोनों बातें इसको फेवर कर रही है। तो इसमें जो अट्रैक्शंस हैं, जो भी अट्रैक्शंस हैं, वो इन अट्रैक्शंस की तुलना में होने चाहिए थे ज्यादा, ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो ये गलत हुआ, ज्यादा ये वाला अट्रैक्शन था, HF ज्यादा था। अगर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है कि HF का ज्यादा था, बेटा मैंने किताब में देखा तो बॉइलिंग पॉइंट भी HF का ज्यादा दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट भी HF का ज्यादा दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से हमें अंदाजा लगता है कि कितना अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट obviously means that the vapor particles are attracted more, while the molecules which are having less boiling and melting point means strictly means that उनके molecules के बीच का attraction कम है। यस तो बात कर रहे थे कि HF में अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू HCl। अगर आप इसका कारण पूछेंगे इसका कारण क्या है, तो कारण है बेटा इसमें H बॉन्ड है, इसमें H बॉन्ड नहीं है। अगर आप बोलोगे H बॉन्ड है, पता क्या चला, देखो बेटा HX यहाँ पर HF है, और HF अगर X की वैल्यू F पुट करते हो तो फ्लोरीन, क्या यहाँ पर फ्लोरीन अलाउड है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ माइनस प्लस चार्ज आएंगे, यहाँ भी माइनस प्लस होगा, अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगा इसकी तुलना में। ऑफकोर्स यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन वो जो अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है जो HF और HF के बीच होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, और ये कारण है कि जहां पर भी H बॉन्डिंग होगी वहां पर इस तरह के एक्सेप्शन आएंगे। थोड़ा सोचो बेटा, अगर अपन थोड़ा सा रिवाइंड करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं और ये सोचें कि सिर्फ सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं तो क्या आंसर आता है? HCl। यही ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की, इनोनी की, कि कई बार अपने को ऐसा लगता है कि इससे तो ऐसा होना चाहिए था और फिर होता कुछ और है, तो हमको लगता है कि अरे ये तो एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन बेटा आपके दिमाग पर लोड आपको दिमाग को नहीं करेगा अगर आपको उसकी प्रॉपर रीजनिंग पहले से मालूम होगी। तो हम पहले से ही जान लेते हैं कि H बॉन्डिंग से एक्सेप्शन आएंगे, तो हम पहले से ही हमारे पास दो नियम हो गए। एक तो नियम हो गया कि हमारे मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं और उससे देखते हैं H बॉन्डिंग भी आ गया, तो हमें H बॉन्डिंग को है ना उस हायरार्की में ऊपर रखना है, कि मतलब स्ट्रेंथ की हायरार्की में ऊपर रखना है, कि जब भी H बॉन्डिंग वाली बात आएगी हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अपनी आदत ऐसी बना ले ताकि हमारे वो चीज या रटने वाली नहीं लगे, ऐसे नहीं लगे कि एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल हो लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल हो, राइट। तो ये खास बात है। अब अपन थोड़ा बढ़ते हैं आगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि वाटर में H बॉन्डिंग कैसे होती है। एज यू कैन सी वाटर में OH है, वाटर में O के पास कितने लोन पेयर होते हैं बेटा? 2। तो वो लोन पेयर अपने पास वाले H को, जैसे ये लोन पेयर, इसका जो लोन पेयर है वो इस H को खींचेगा, यहाँ पर एक और लोन पेयर होगा तो एक और पानी का मॉलिक्यूल को खींचेगा। तो O के पास 2 लोन पेयर हैं, तो दोनों लोन पेयर अपने पास वाले पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये 2 H हैं ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि पानी में मैक्सिमम कितने H बॉन्ड बन सकते हैं, तो उसका जवाब है 4। कुछ लोग मेरे इस डायग्राम को देखकर जवाब देते हैं 3, क्योंकि वो सोचते हैं कि सर H बॉन्ड एक तो ये है, ये H बॉन्ड नहीं है, ये H बॉन्ड नहीं है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, H बॉन्ड 1 है और ये 1 2 है, तो 2 ही तो हुए सर, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक तो ये वाला H भी तो ऊपर से करेगा। मैंने डॉट डॉट नहीं बनाया तो क्या हुआ, वो जगह नहीं थी, नहीं बनाया, आपके पास है जगह, बना लो, ठीक है ना, समझने वाली बात होनी चाहिए। तो ये वाला H अपने ऊपर वाले जगह से H बॉन्डिंग करेगा, ये कर चुका है, ये भी करेगा, 3 तो दिख ही रहा है। लेकिन इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं, एक ने इस H के साथ बॉन्डिंग करी, एक दूसरा इस H के साथ, नीचे वाले H के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी पानी के द्वारा बनाए गए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या बोलो बेटा कितनी होगी? आंसर है 4 होगी, राइट। अमोनिया के अंदर भी देख सकते हैं, अमोनिया के अंदर ये अमोनिया है, ये दूसरा अमोनिया है, इस अमोनिया का N का लोन पेयर इस H के साथ, यानी डेल्टा माइनस इस डेल्टा प्लस के साथ अट्रैक्टेड है। इसी तरह से इसका जो माइनस होगा वो अपने ऊपर वाले H के साथ अट्रैक्ट होगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन वीक फोर्सेस में H बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे और पढ़े थे कि H बॉन्डिंग एक ऐसा वीक फोर्स है जो दूसरे वीक फोर्सेस से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और इस कारण से कई सारे एक्सेप्शनल चीज़ें वो देता है। तो अपन ने H बॉन्डिंग में अभी तक जो पढ़ा था वो ये था। H बॉन्ड क्या है, H बॉन्ड और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। वाटर में H बॉन्डिंग मैंने शो करी थी, अमोनिया में H बॉन्डिंग शो करी थी, और अब उसके आगे टाइप्स ऑफ H बॉन्ड।
एच बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एच बॉन्ड और एक इंटर एंड इंट्रा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक का इतिहास रहा है कि मतलब नीट में तो कम से कम 2 बार पूछ ही चुके हैं इसको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पे क्वेश्चन। इसलिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भले ही एनसीईआरटी में ना दे रखा हो, भले ही आपको कहीं ना मिले, लेकिन ये विश्वास रखना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स अपने पास नहीं होते, सिमेट्रिकल के नहीं होते, इनफैक्ट अनसिमेट्रिकल के तो खूब सारे हैं, सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल्स नहीं होते, इस कारण से लोग इसको अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले आया हुआ है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग पढ़ने के लिए पहले आप उसको ये बताएं बेटा कि एच और एच के बीच में ये जो 3 डॉट मैंने बनाए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या एच बॉन्ड। तो आपका जवाब आ रहा होगा एच बॉन्ड, और ये अंदर का बॉन्ड जो मैंने बनाया फर्म या सॉलिड लाइन जो मैंने बनाई है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो तो परमानेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो तो, जबकि ये टेम्पररी बॉन्ड है, इसको वीक बॉन्ड कहेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि एच बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में वीक रहता है। लेकिन अब एक बात, बहुत जरूरी बात सुनिएगा कि कभी कभार कुछ ऐसा होता है कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ एकदम बराबर हो जाती है, एकदम आइडेंटिकल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये एच बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब सा है भी, है ना। लेकिन कुछ एग्जांपल्स के अंदर देखने को मिलता है, तो उसको ऐसा भी नहीं है कि हमको रट लेना है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो को देखना है, हाथों हाथ आप जज कर सकते हो कि एच बॉन्डिंग कैसे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग का कुछ लोग अपने तरीके से मतलब निकाल लेते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है ना कि एकदम अच्छी तरह जमे हुए, वेल अरेंज्ड। तुमको लगता है कि देखो कितना वेल अरेंज्ड है, एच के बाद एच, इसके बाद एक और लिख दिया होता मैंने, अच्छा जमा के लिखता बढ़िया, है ना। तो आपको लगता है कि कितना सिमेट्रिकल बढ़िया लिखा है, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल। नो, ऐसा नहीं है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था वाटर मॉलिक्यूल का, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल। ये वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल एक्चुअली सिमेट्रिकल एग्जांपल नहीं, अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है वो ढंग से समझना। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब कुछ कंडीशंस के अंदर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों सेम हो जाए। क्या लिखा है मैंने, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए, इफ सेम सिमेट्रिकल अदरवाइज अनसिमेट्रिकल। बस इतना सा। देखो बेटा ये 12th में तो नहीं है ना, तो 12th में तो पूछेंगे नहीं कि आप डेफिनेशन रट के जा रहे हो। आपके दिमाग में इतना रखो कि अगर दोनों बॉन्ड सेम है ना, हाइड्रोजन के दोनों तरफ, हाइड्रोजन के लेफ्ट और राइट में दोनों जो बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो डॉट वाला जो एच बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर किसी कारण से वो सेम हो जाए तो फिर उसको सिमेट्रिकल एच बॉन्ड कहना। सिंपल ध्यान रखो। अगर आप बोलोगे सर ये कैसा हो सकता है, तो देखो ऐसा हो सकता है। एग्जांपल दिया मैंने HF2- आयन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन। तो हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन दो चीजों का बना हुआ है, F- और HF का। HF ऐसा मॉलिक्यूल है और HF में इस H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है जो इस आयन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बताओ इसके पर F पे माइनस अधूरा है या पूरा है, तो F- तो पूरा एक आयन है तो पूरा माइनस है। जो पूरा माइनस होगा वो पूरे इलेक्ट्रॉन देकर पूरा बॉन्ड बनाने की है ना दमखम रखता है। मतलब कुल मिलाकर ये होगा कि जब H इस F- से मुलाकात करेगा तो इसको पता चलेगा कि भैया इस ये वाला H को ये लगेगा कि भैया इस F में और इस F में तो कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि जब इस ये F पूरा बॉन्ड बना सकता है तो वो भी बना सकता है क्योंकि उसके पास माइनस चार्ज है। अगर इसके पास पार्शियल माइनस होता तो ये पूरा नहीं बना सकता था वो पार्शियल बॉन्ड बनाता, लेकिन पूरा माइनस चार्ज है तो ये पूरा बॉन्ड पूरे इलेक्ट्रॉन देकर पूरा बॉन्ड बनाएगा ये। तो जब ये F- लाएगा तो अपने साथ एक अधिकार लाएगा बॉन्ड बनाने का। H को बोलेगा कि तू मुझको ऐसा नहीं कह सकता कि वीक बॉन्ड बना, हम तो तेरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का लाइसेंस है जिसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इस H को भी इसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि ये वाला कुछ समय के लिए इसके साथ F सिंगल बॉन्ड H बन जाएगा, लेकिन H दो कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता। तो जब ये F इससे H इससे बॉन्ड हो रहा होगा तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस पे रिजेक्ट कर देगा, यानी इस F के पास फेंक देगा, ये इस F के पास हो जाएगा माइनस चार्ज। आप समझ लोगे रेजोनेंस जैसे कुछ एक्टिविटी हो रही है कि माइनस चार्ज इधर से उधर डिस्पर्स हो रहा है, एटम सब अपनी जगह पर बैठे हैं, नेगेटिव चार्ज इधर से उधर डिस्पर्स हो रहा है। जब नेगेटिव चार्ज इधर से उधर डिस्पर्स हो रहा है तो सोचो जरा कि जब F नेगेटिव उसी F नेगेटिव की तरफ एक्टिविटी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे के साथ एक तरह से कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे में चेंज हो रहे होंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि HF2- आयन का जब रियल मॉलिक्यूल देखा गया तो कुछ इस तरह का दिखाई दिया कि H सेंटर में है, इधर भी F है, इधर भी F है और दोनों के अराउंड नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों के ऊपर नेट मिलाकर एक नेगेटिव चार्ज है। तो HF2- आयन इस तरह का आयन होता है जिसमें कि ये और ये रेजोनेंस असिस्टेड H बॉन्डिंग टाइप जैसा कुछ फिनोमेना मान सकते हो और उस कारण से ये दोनों सेम हो जाते हैं।
इट इज अ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल। तो आज के बाद क्या याद रख लोगे कि सर ने एक बहुत बड़ी एग्जांपल करवाया था HF2- आयन, जिसमें सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग होती है। HF2- आयन में H सेंटर में, दोनों F इधर और दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर। मैंने डेटा इंटरनेट पे भी देख रखा है, सब किताबों में देख रखा है कि उसके अंदर डेटा दे रखा है कि दोनों बॉन्ड लेंथ्स बराबर है, और आपको समझ में आ गया होगा इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस लाइक एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन इन दिस आयन। तो कुल मिलाकर आज के बाद ध्यान रखना कि सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग बहुत कम होती है, लेकिन होती तो है। बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो पूरा बॉन्ड नहीं बनेगा। पूरा बॉन्ड नहीं बनेगा, एक तरफ पूरा बॉन्ड है, एक तरफ अधूरा बॉन्ड है, तो फिर वो दोनों तो बॉन्ड अलग अलग हो गए, तो फिर अलग अलग होने का मतलब है वो अनसिमेट्रिकल H बॉन्डिंग है। तो बाय डेफिनेशन सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग इज द H बॉन्डिंग इन विच द टू बॉन्ड्स अराउंड हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट मींस ऑल एस्पेक्ट, बी इट बॉन्ड लेंथ और बी इट बॉन्ड एनर्जी और बी इट एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। मतलब अगर H के अराउंड दोनों जो बॉन्ड बन रहे हैं, यदि वो किसी कारणवश एकदम एक समान हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, आइडेंटिकल हो जाए, नॉट जस्ट सिमिलर, आइडेंटिकल हो जाए, तभी उसको सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग कहेंगे। इसके एग्जांपल्स ऑफ कोर्स हमारे पास कम है। First and foremost, a very important example is HF2- ion that has been explained now. Now, another example which I like is OH negative ion in water. Here goes OH negative ion in water which is called H3O2-. इन दोनों को अगर आप चिपका दीजिएगा तो H3 हो जाएंगे, O2 हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा H3O2-. H3O2- में देखो कैसे मैंने इसको स्प्लिट किया है, OH- और वाटर। जैसे कि पानी के अंदर अगर पानी में अगर बेसिक मीडियम है, यस, तो वाटर में अगर बेस है तो OH- पानी के संपर्क में आएगा। जब OH- पानी के संपर्क में आएगा तो इसका माइनस इसके H के डेल्टा पॉजिटिव के साथ लिंक होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर आपने कहा था कि पूरा चार्ज होना चाहिए, पूरा चार्ज बेटा नेगेटिव वाले पे होना चाहिए, जो इस पे है। चलो, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चलेगा, ये माइनस चार्ज पूरा बॉन्ड बनाने का दमखम रखता है, तो ये जब पूरा बॉन्ड यहां बनाने लगेगा तो इसका बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ऐसे देखो, फिर वापस ये काम होगा जो कि मैंने पहले बताया था। तो ये OH- बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो गया। इस H को, अब इस H को देखो, पहले इस तरफ H बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इस H को देखो इस तरफ कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरफ H बॉन्ड, यानी कुल मिलाकर इस तरफ को H बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कुल मिलाकर दोनों में रेजोनेंस टाइप एक्टिविटी हो रही है, और इस कारण से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, HOH और एक माइनस चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल पर होगा। ऑफ कोर्स दोनों के बीच के अंदर डिस्पर्स हो रखा होगा। दिस मेक्स practically the equal bond length around H in this molecule। इस आयन के अंदर H के दोनों ओर की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल हो जाती हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, जितनी भी बातें होती हैं सारी बराबर हो जाती हैं। ये दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल H बॉन्डिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना। तो ये सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग एग्जांपल्स थे। इसके अलावा जो भी एग्जांपल होंगे जनरली जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो सिमेट्रिकल के नहीं होंगे, अनसिमेट्रिकल के होंगे। यानी कुल मिलाकर ये टॉपिक शायद किताबों में इसलिए बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा किताबों में अवेलेबल नहीं रहता, या किताबों में मिलता नहीं है क्लासिफिकेशन, है ना। हालांकि एग्जाम में पूछ रखा है, वो इसका कारण ये है कि शायद सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग के एग्जांपल्स बहुत कम हैं, अबंडेंट एग्जांपल्स नहीं है, इसलिए किताबों से उसको हटा रखा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। ऑफ कोर्स वी विल हैव सम मोर एग्जांपल्स बट इन दैट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे होंगे तो we'll discuss few examples based on the symmetrical H bonding again। चलो अब अपन चलते हैं टाइप 2 क्लासिफिकेशन पर। मैंने सेकंड क्लासिफिकेशन थोड़ी देर पहले बताया था, ये इंटर एंड इंट्रा, उसी को अब अपन पढ़ने वाले हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब क्या और इंट्रा का मतलब क्या? यू हैव हर्ड ऑफ इंटरनेशनल मैच, कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ एमिड द कोविड रीजंस काफ़ी समय से मैच नहीं हो पाया, तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब होता है तो ऐसी तो आता है वो, है ना। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मैच देखने में उनको मालूम है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच कहलाता है। तो हियर द वर्ड इंटर रेफर्स टू इन बिटवीन। इन बिटवीन मीन्स व्हाट? इन बिटवीन व्हाट? इन बिटवीन टू नेशंस। इंटरनेशनल मतलब दो नेशंस के बीच में, इंटरमोलिकुलर इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रा, if it is an intra-state competition, intra-school competition, so there are no two schools fighting the competition, the competition is held within the same school। इंट्रा मतलब एक ही चीज में होने वाला एक्टिविटी, कुछ भी जो एक ही चीज में हो रहा है, एक ही स्कूल में हो रहा है, तो इंट्रा स्कूल। एक ही स्टेट के अंतर्गत हो रहा है तो इंट्रा स्टेट। एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर।
तो इंटर और इंट्रा इस तरह से अलग अलग है। इट्स वेरी सिंपल। जब दो के बीच में बात करेंगे तो इंटर, एक ही के अंतर्गत बात करेंगे तो इंट्रा। इट्स वेरी सिंपल। सी हियर इंटर इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रा इज विद इन अ मॉलिक्यूल। विद इन अ मॉलिक्यूल, दिस विद इन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, दिस विद इन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। अब अगर एक ही मॉलिक्यूल में होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखो मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक ये मॉलिक्यूल ले लो, एक ये मॉलिक्यूल ले लो, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, प्लस डेल्टा माइनस, चलो, और यहां पर इनमें H बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और एक दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया है ऐसा, यहां पे है डेल्टा प्लस और यहां पर है डेल्टा माइनस, और अब इनमें यहां पर H बॉन्डिंग हो रही है। अब बताओ कि इंटर कौन सा, इंट्रा कौन सा। ना सी दिस इज व्हाट, दिस इज इंटर, क्योंकि दो के बीच में हो रहा है इसलिए इंटर, और ये एक ही के अंतर्गत हो रहा है तो इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल बनाया है। अगर आप बोलोगे नहीं सर एक तो यहाँ ऊपर ऐसा ही बेटा, ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही तो है, ज्वाइन होकर ना, कहीं टूटा ही नहीं है, तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत। अब जब एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत होगा तो चिलेशन, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग बनेगी बनेगी। ऐसा मान ही नहीं सकता मैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और रिंग नहीं है। आई कैन नॉट बिलीव बिकॉज दिस वोंट हैपन एवर, ठीक है ना। मतलब यूं समझ लो कि एक सांप है, वो अपनी पूंछ को काट रहा है तो फिर वो रिंग बनाएगा, उसके बगैर कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इफ अ स्नेक इज ट्राइंग टू कैच हिज ओन टेल, इज इट पॉसिबल विदाउट मेकिंग अ रिंग? इट हैज टू बी अ रिंग, ठीक है ना। अब वो रिंग का आकार कैसा हो, सर्कुलर हो, कैसा हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी अ क्लोज थिंग, ठीक है ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि मैं वो क्लोज थिंग को बोल रहा हूं, चिलेट, चिलेशन। तो यहाँ पे चिलेशन होगा क्या, यहाँ चिलेशन हो रहा है तो आंसर नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है जैसे एक मॉलिक्यूल यहां से आया और एक मॉलिक्यूल यहां से आया, कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने, दो, तो दो अब ये पास में आए और ये H बॉन्डिंग एक तो यहां पर हुई और यहां पर भी होगी तो रिंग बन गई। तो यानी दो मॉलिक्यूल्स में भी रिंग बन सकती है, लेकिन उनके अंदर फिर H बॉन्डिंग ऐसे होनी चाहिए, एक तो ऊपर भी H बॉन्डिंग होनी चाहिए, नीचे भी H बॉन्डिंग होनी चाहिए, तब रिंग बन जाएगी। यानी चिलेशन हो सकता है, होगा हर किसी केस में ये नहीं कह सकता। तो आपको एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करनी है कि इस वाली H बॉन्डिंग में चिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसमें तो चिलेशन होके रहेगा। ये देखो मैं जो पॉइंट पे आना चाहता हूं वो देखो क्या है, ये देखो चिलेशन मे और मे नॉट अकर। इंटर में मैंने ये समझा है, इंटर यानी कि दो के बीच तो चिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो चिलेशन होके रहेगा। अब मुझको बताओ कि इसमें इस डायग्राम में जो मैंने डायग्राम बताया अभी अभी आपको, यस, इसमें से संगठित किसको बोलोगे? संगठित को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड यानी साथ में रहने वाले कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? आंसर ये, इसके साथ में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अगर आप बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा तो क्या बना दो आप, तो मैं बना भी दूंगा, तो बेटा वो इससे अटैच थोड़ी ना है, ये इसके पास वाले मॉलिक्यूल से अटैच नहीं है, अट्रैक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन ये है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल अपने पास वाले मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है तो इसको बोलेंगे एसोसिएटेड H बॉन्डिंग, यानी कि ये H बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। आप जानते हैं संगठन में शक्ति है, ठीक है ना, तो यहाँ वो शक्ति दिखाएंगे। और शक्ति कैसे दिखाएंगे कि जब इनको गर्म किया जाएगा तो ये आराम से अलग अलग नहीं होंगे, यानी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इंटर और इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूलर वेट, लगभग सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स में किसके अंदर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा? तो आंसर है इंटर में, इंट्रा की तुलना में। कारण ये कि इंट्रा में संगठन है, they are organized, they are associated. So when the particles are associated, it's not easy to break them down. When the people are associated, when there is a team working, it's difficult है ना कि उनसे आप बहुत आसानी से जीत पाओ, कि अगर उसमें वाकई में टीम वाली कैपेबिलिटी है, संगठित है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर जब टीम है तो एक साथ है, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो वी गॉट टू से नाउ दिस, एक और, यस, हियर वी गो, मोर एसोसिएटेड लेस एसोसिएटेड। ये वाला जो है वो मोर एसोसिएटेड है, ज्यादा संगठित है, वो कम है, और इसलिए इनके हायर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझको लगता है इनको डिस्टिंग्विश करने वाला वो ये लास्ट वाला है, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस वन इज द की पॉइंट, दिस वन इज द की पॉइंट, है ना। H बॉन्डिंग की थ्योरी इतनी सी है बेटा। H बॉन्डिंग की थ्योरी के अलावा जो करने होते हैं वो है क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। H बॉन्डिंग में कभी मैं ये नहीं कहता, क्लास में मैं साफ बोलता हूँ कि बेटा H बॉन्डिंग के क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से खूब सारे करवा रहा हूँ, और जहाँ तक मैं एग्जाम में देखता हूँ कि IIT-JEE हो गया या नीट हो गया, पहले एम्स हुआ करता था वो, तो उनको देखते हुए
है ना, उनमें कितना डिफिकल्टी लेवल पूछा जाता है, उसको देखते हुए तो मैं सारा कुछ करवा दूंगा। लेकिन क्या होता है बेटा कि एच बॉन्डिंग के एग्जाम्पल इतने वाइड हैं दैट मैं कभी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि बस मैंने जो एग्जाम्पल्स करा दिए बस वो एच बॉन्डिंग पूरे ब्रह्मांड में एच बॉन्डिंग जितनी भी होती है वो मैं सारे करवा चुका हूँ, ऐसे मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एच बॉन्डिंग आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी आपको एच बॉन्डिंग एग्जाम्पल्स मिलेंगे, विल गेट एग्जाम्पल्स ऑफ एच बॉन्डिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल, और यहाँ मैं तो आपको करवाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि कुछ फिजिकल वाली चीजें, कुछ थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक वाली चीजें, है ना, और इनॉर्गेनिक मेथड ऑफ फोर्स में करवा ही रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जिनमें कि एच बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारा लेके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बट स्टिल एच बॉन्डिंग इज वेरी वाइड, ठीक है ना, बहुत वाइड है एच बॉन्डिंग। मतलब आइसक्रीम वो मतलब कुल्फी वाली जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, चुस्की वाली, जो बर्फ का गोला होता है, यस बर्फ का गोला, वो बर्फ का गोला उस डंडी पे लकड़ी पे चिपकता है, ठीक है ना। वो जो बेचने वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो एक लकड़ी का कुछ खबच्ची सा या कुछ उसको क्या अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग चीजें बोलते हैं, कोई घोचा बोलता है, तो वो लेकर खपच्ची वगैरह लेकर और उस पर वो गोला लगा देता है ना, और वो उस पर टिका भी रहता है। जब तक कोई आपसे छीन न ले तब तक वो टिका ही रहता है, ठीक है ना, वो अपने हाथ में लेगा तब तक अपने को ऊपर मजा आता है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उस पर टिक कैसे गया है। कैन यू एवर थिंक ऑफ अ स्टील रॉड बीइंग टेकन, है ना। आपने को लगता है स्टील रॉड तो इसलिए नहीं लेता होगा, बेचारा महंगी पड़ती है, क्या कमाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टील रॉड से काम ही नहीं बनेगा क्योंकि एच बॉन्डिंग नहीं होगी। तो एच बॉन्डिंग वहां पर आइसक्रीम के चुस्की में भी चल गई हुई है। बर्फ पानी है, पानी में एच है, उधर से जो लकड़ी है उसमें सेल्यूलोज है, उसमें भी OH है। तो इस तरह से उसका OH उसके OH के साथ H बॉन्डिंग करता है, इस कारण से उसके ऊपर अट्रैक्टेड रहता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि वो क्वेश्चन में अभी इस पे बच्चे भी क्वेश्चन आने वाला है, मैं बता रहा हूँ कि कितना वाइड रेंज है H बॉन्डिंग की, ठीक है ना। हम उसमें बायोलॉजी में आप प्रोटीन्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है ना, उसके अंदर एच बॉन्डिंग, इधर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के अंदर। तो कहने का मतलब एच बॉन्डिंग का फील्ड जो है वो एकदम वाइड फील्ड है। फिर भी जैसे कि मैंने एनसीईआरटी में ऑब्जर्व किया है कहाँ पर एच बॉन्डिंग के मेन एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। हमारे कोर्स की लिमिटेशन के हमारे कोर्स की कन्फाइनमेंट्स को देखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारा उठा कर रख दिया है। अपन फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चंस एच बॉन्डिंग पर कैसे आ सकते हैं। यस, हियर वी गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। Now this is not something that you have to give the answer इस चार में से एक पे टिक कर दिया, वैसे मत करना। ये खूब सारे क्वेश्चन से ABCD के बाद में ABCD EFGHIJ, so up to J I think it is equivalent to 10 numbers, right? So 1 to 10 10 मैंने स्टेटमेंट्स दिए, आपको पता लगाना है कि ये सही है या गलत है। आप क्या करें ना कि पहले तो इनको देख लें, मैं अच्छे से बताया था। 4 देख लिया और फिर ये, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी ऐसे कर रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा और फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा अच्छा ही रहेगा कि एक बार आप क्या करें कि मेरे जो सॉल्यूशंस हैं जो मैं इनका भी कराऊंगा उससे पहले खुद अपना दिमाग लगाओ और खुद सोचो कि ये सारे सही हैं या गलत हैं। इनमें खुद दिमाग लगाओ, जितना कर सकते हो करो। इन 10 में से अगर आपने 2 भी कर दिए ना बेटा तो लाइफ टाइम तक वो 2 तो याद रहेंगे आपको। मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो 10 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, मैं कितना शहंशाह इंसान हूँ, कितना ज़बरदस्त टीचर हूँ कि आपसे 10 में से 1 भी नहीं हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा है ना। नो, आपसे अगर 1 भी हो रहा है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा क्योंकि वो आपने खुद ने करा होगा। मैं तो करवा ही दूंगा, मुझको आता है, आप मान के चलो आता है मुझको, लेकिन बात मेरे आने की नहीं, बात आपके आने की है, राइट। तो आप क्या करो कि मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि लो भाई ये मैंने सारे लिख दिए हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। तो बच्चे दिमाग लगाते हैं, कुछ कुछ बताते हैं, थोड़ी क्या बोलते हैं मस्ती मजाक चलती है उस समय पर कि कुछ सो होता क्या और वो बोलते क्या है, ठीक है ना। तो कुछ रहता है लेकिन मजा आता है, तो आप भी मजा लो आराम से, बट डोंट वेस्ट मच ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि चलो 1 घंटे तक, आज तो सर ने बोला है तो 1 घंटे तक पहले ये काम करेंगे। नो, मुश्किल से 5-10 मिनट का ही, 10 मिनट 15 मिनट, मुझको ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा मत क्रॉस चेक करना कि सर ने बोला 10 मिनट, अब 10 मिनट में बताओ, 10 मिनट में सारे बताओ, तो वो नहीं, मुझको टाइम लगेगा बिकॉज मैं आपके लेवल पे जाके और सब कुछ समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, तो इट विल टेक टाइम। बट एट योर एंड ये आपको पढ़ के फटाफट एनालाइज करना है, सोचना है। आपके पास थ्योरी तो है ही पड़ी हुई, उससे निकालो। तो मैं अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ एक एक करके। KHF2 डजंट एग्जिस्ट, KHF2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये बोला जा रहा है। KHF2 में पोटेशियम हमेशा कैटायन बनाता है बिकॉज ये मेटल है, एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। K+, आप जानते हो बेटा अपन ने फजांस रूल किया है, तो K+ लो फाई आयन है, और लो फाई तो मतलब आयनिक बनाएगा, हाई फाई बनाते हैं कोवेलेंट, तो इसका मतलब ये तो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। तो K+ तो एक कैटायन है, साथ में HF2- एनायन है। क्या HF2- एनायन संभव है बेटा? कुछ लोग
जो कि उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, तो मान के चलते हैं कि HF2- कुछ होता ही नहीं है। वो मना कर देते हैं सर HF2- हमने सुना ही नहीं है। तो बेटा सुना नहीं है से मतलब नहीं है कि हमने जो सुना नहीं है वो होता ही नहीं है, सही है ना बेटा। तो इसका मतलब ये कि जब मैंने आपको बता दिया है कि HF2- एग्जिस्ट करता है क्या, HF2- थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, H सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग का पहला एग्जांपल देख लेना, है वीडियो को स्क्रॉल करके देखना पीछे, तो HF2- एग्जिस्ट करता है। जब ये आयन एग्जिस्ट करता है, ये आयन एग्जिस्ट करता है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए इस कंपाउंड की एग्जिस्टेंस में। KHF2 रियली एग्जिस्ट करने वाला कंपाउंड है, तो हम बोलेंगे कि ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें बोला गया है ट्रू और फॉल्स में डजंट एग्जिस्ट, ये बोला जा रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इससे रियलिटी है एग्जिस्ट करता है। आइस क्यूब्स स्टिक ओवर वन अनदर ड्यू टू H बॉन्डिंग। कभी घर पे जब आइस क्यूब जमाते हैं हम, तो वो आइस क्यूब की जो वो होते हैं क्या क्यूब्स होते हैं, वो एक दूसरे पे चिपक जाते हैं। अपन इसमें वेसल में खाली कर दें उनको, उसके बाद में उन टेंडेंसी होती है उनमें आपस में चिपक जाने की। तो चिपकने की ऐसी टेंडेंसी होती है बिकॉज आइस क्यूब के सरफेस पर क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल होगा, और दूसरी आइस क्यूब के भी सरफेस से पानी का मॉलिक्यूल होगा। पानी और पानी के बीच में अट्रैक्शन है, H बॉन्डिंग है, तो चिपक जाते हैं, बस आंसर आ गया। तो दे स्टिक ओवर वन अनदर ड्यू टू H बॉन्डिंग इज कंप्लीटली राइट, द आंसर इज यस, सो विल गिव इट ट्रू स्टेटमेंट। Then H2 is liquid at room temperature. Do you think is it liquid? Yes, है ना, H2 लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। H2 इज गैस, किसी को मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि H2 इज गैस ही है। बताओ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होता है, H2O, और H2O में ज्यादा अट्रैक्शन होगा ये मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2, या फिर H2S का एक मॉलिक्यूल और H2S के दूसरे मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मैंने आपको कुछ रूल बताया था हाई मॉलिक्यूलर वेट का, बताओ ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, इसका है, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन पानी के मॉलिक्यूल में ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर है H बॉन्डिंग, यहाँ पर है H बॉन्डिंग, तो यहाँ पर है H बॉन्डिंग, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग है, और H बॉन्डिंग जहां भी होती है बेटा वहां एक्सेप्शन थोड़ा बहुत आ जाता है। पानी और H2S सेम ग्रुप के हैं, ऊपर से नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, उसके बावजूद भी पानी का जब बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो ये कारण, इस कारण से पानी के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा चिपकेंगे, ये कम चिपकेंगे, जब ये कम चिपकेंगे है ना, तो फिर ये अलग अलग इजीली हो जाएंगे, इसलिए गैस होता है। तो H2S और H2S के बीच में कम अट्रैक्शन होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पर एक गैस है, जबकि वो रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड है, ये इसका आंसर है। तो क्या बोलेंगे, H2 इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल H2 इज अ गैस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला बेटा इन्होंने, बिकॉज H2 इज थर्मली मोर स्टेबल। Now see, do you know this word thermally stable? Thermally more stable, thermally ज्यादा स्टेबल कौन, यानी कंपाउंड से कोवेलेंट, तो आंसर है कोवेलेंट। और कोवेलेंट कंपाउंड में थर्मल स्टेबल थर्मल अनस्टेबल कैसे निकालते हैं, तो अंदर की बॉन्ड स्ट्रेंथ से। कौन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ, H बॉन्ड या अंदर का बॉन्ड, तो आंसर अंदर का बॉन्ड। थर्मल स्टेबल का मतलब होता है कंपाउंड को गर्म करने पर कंपाउंड टूटेगा, ये वाले बॉन्ड का टूटना थर्मल स्टेबिलिटी से संबंधित नहीं है ना। ये वाला बॉन्ड जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी के मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया, तो उससे हम नहीं बोलेंगे पानी थर्मली स्टेबल या अनस्टेबल है। पानी की स्टेबिलिटी उसके अंदर के बॉन्ड से आती है, ये अंदर का बॉन्ड नहीं है बेटा। तो थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी को मैं इसलिए थोड़ा एम्फेसिस करके बोल रहा हूं क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं थर्मल स्टेबिलिटी को। थर्मल स्टेबिलिटी को वो फजांस रूल से मत कीजिएगा, वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए करते हैं। मैंने थर्मल स्टेबिलिटी जो पहले कोवेलेंट कंपाउंड से पढ़ा रखा है कि जो कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा इसका, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अंदर के बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो बताओ कि पानी का OH बॉन्ड स्ट्रांग है या H2S का SH बॉन्ड। सोचो आराम से, पानी का OH में O छोटा एटम और H के साथ अच्छा ओवरलैप करेगा, सल्फर बड़ा एटम H के साथ बेकार ओवरलैप करेगा, तो SH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ये रहा H2O OH H, ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, SB यानी स्ट्रांग बॉन्ड, और HSH में ये वाला बॉन्ड WB यानी वीक बॉन्ड, यानी ये थर्मली अनस्टेबल, ये थर्मली स्टेबल। तो थर्मली स्टेबल कौन हुआ, वाटर। तो वाटर इज थर्मली स्टेबल। क्या ये लाइन सही बोली मैंने, ये लाइन सही है, लेकिन अजीब सी बात देखना बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये फिर भी गलत है क्योंकि लिख दिया है बिकॉज। ये स्टेटमेंट कुछ और है, ये स्टेटमेंट कुछ और है। उसको गैस बनाने वाला और थर्मल स्टेबिलिटी वाला कारण अलग अलग है बेटा। इसको गैस बनाने वाला कारण, इसको गैस बनाने वाला कारण थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह नहीं है, इसको गैस बनाने वाला कारण है H बॉन्डिंग का ना होना। तो मुझको बहुत अच्छा लगता और मैं इस क्वेश्चन को एकदम टिक कर देता, राइट कर देता अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता H2 is a liquid at room temperature while H2 is gas because H2O molecules are attracted by H bonding while H2S में ऐसी कोई H bonding एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो मैंने इसको राइट कर दिया होता
और वो सही होता है, लेकिन वो होता तब होता, लेकिन अभी जो है वो तो आपके सामने एकदम क्लियर बात है। ये स्टेटमेंट ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन बिकॉज लगाते ही सारे मामले पर पानी फिर गया और आंसर हो गया गलत, मतलब ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से आप फॉलो कर रहे होंगे। ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम लोग, मैं क्लास में मेरा एक्सपीरियंस हमेशा रहता है, ये स्टेटमेंट जब भी मैं लिखवाता हूँ पूरी क्लास एक स्वर में, ठीक है ना, ये बोलती है कि सर ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कि उनको लगता है ये भी सही, ये भी सही। ये तो खास बात थी पहले बेटा एम्स में जो AR टाइप क्वेश्चन आते थे, एसेशन दिया हुआ होता, रीजन दिया हुआ होता था, हमको लिंक करना ही तो मुश्किल होती थी उसके अंदर। मान लोग क्यों फंसते थे, हम तो साफ कहते थे कि भैया 2-3 बार अच्छी तरह इसको देख लो, नहीं होता है तो आगे बढ़ लो, क्योंकि बजाय इसकी कि आपने खुद का कोई लॉजिक है ना चेंज करके लगो, आपने एसेशन पर समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत है, क्या फायदा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो इसको बार बार करते रहिएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा, जैसे अपनी थ्रू आउट स्टडीज के दौरान कुछ क्वेश्चन जो याद रख लेने चाहिए, वैसे क्वेश्चन में से ही है ना, याद रखने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ तो आप उसमें ही है ना उन्हीं क्रियाकलापों में लग जाओ। मतलब याद रखना का मतलब ये कि ध्यान रखें कि हाँ भाई उस लॉजिक से उसको कोरिलेट करें कि हम कैसे थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं और कैसे वो देखते हैं। नीट में भी क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर अबाउट 17 और 18, बट ऑफ लेट जो नीट हुआ था उसमें 17-18 मे भी 19 वाले में किसी में, 3 में से किसी में एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि H2S, H2O, H2S ऐसे सा कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। NCERT वाला जो इंटेक्स क्वेश्चन है वैसे कुछ दे दिया था उन्होंने, तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं जब ड्रैगोस रूल करवाया था उसके आसपास मैंने करवाया था, वहाँ देख लीजिएगा। वापस मैंने यहाँ बता दिया है, तो अब इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जैसे हम थोड़े ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, एच बॉन्डिंग पढ़ ली तो पुराना वाला भूलने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। Finally, this one, orthonitrophenol has higher vapor pressure than para-isomer at a given temperature. ये बोल रहा है orthonitrophenol has higher vapor pressure than para-isomer at a given temperature. So we'll solve this now. Fine. So this is orthonitrophenol. Orthonitrophenol OH and double bond O, coordinate bond O, orthonitrophenol and para-nitrophenol. So it's all good now. It's orthoisomer and that is para-isomer. Do you expect any H bonding to take place here? So I will draw. There is partial plus and partial minus, and H bonding over here will be possible, right? Is it intra or inter? Answer is intra. ये इंट्रा है। इंट्रा में रिंग बन रही है क्या बेटा? देखो रिंग बन रही है। रिंग अच्छी बननी चाहिए, अच्छी मतलब स्टेबल, और स्टेबल होती है 5 and 6 मेंबर रिंग स्टेबल। 6 तो बहुत एक्सक्लूसिवली स्टेबल होती है, एक्सेप्शनली स्टेबल होती है, लेकिन 5 की भी चल सकती है। ये कितने मेंबर की रिंग है? देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग इज वेरी स्टेबल, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है ना। क्या बोलते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या ये H बॉन्डिंग करने के लिए इस O के पास आएगा? तो आंसर नहीं आएगा। यानी यहाँ पर H बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? यहाँ भी लोग गलत करते हैं, बोलते हैं सर नहीं होगी H बॉन्डिंग। आंसर है होगी, लेकिन इसके साथ नहीं, इसके अपने पास वाले मॉलिक्यूल के साथ। इसके पास में कोई तो ऐसा क्या ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे और बना सकते हो आप। यहाँ बना दो H, यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसा कैसा मॉलिक्यूल बना दो। और इसको H बॉन्डिंग से जोड़ दो। अब मुझको बताओ ये कौन सी H बॉन्डिंग है बेटा? तो ये है इंटर, और ये कौन सी है बेटा? तो ये है इंट्रा। बाकी कहानी आपको पता है। पता इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए? तो आंसर है इंट्रा वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं है। वो एसोसिएटेड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और एक फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि हो सकता है वो भी पढ़ा दिया गया है, नहीं पढ़ा दिया गया, अभी के लिए इतना ध्यान रखना। वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। जितना कंपाउंड वोलेटाइल होगा उतने उसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स से क्रिएट हुआ हुआ प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी मोर वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैव हायर वेपर प्रेशर। अब ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, और ये कभी गलत नहीं होगा बेटा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसकी वोलेटिलिटी कम, और जिसकी वोलेटिलिटी कम उसका वेपर प्रेशर भी कम। अब मैंने पूछा है इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? वेपर प्रेशर उसका हाई होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट लो किसका होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा, क्योंकि इसमें एसोसिएटेड नहीं है।
मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल अपने पास वाले से एसोसिएटेड नहीं है, संगठित नहीं है, तो उबालेंगे जल्दी उबल जाएगा, जल्दी उबल जाएगा तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लो, लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर हाई, तो इसका वेपर प्रेशर हाई है, इसका वेपर प्रेशर लो है, और रीजन है एच बॉन्डिंग, कौन सी, इसमें इंट्रा और इसमें इंटर। अगर आपको पूरी बात गैदर हो गई है, समझ में आ गई है, तो अपन चलते हैं पीछे और देखते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज हायर वेपर प्रेशर, क्या ऑर्थो वाले का हायर रहेगा? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा एच बॉन्ड है, इंट्रा का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। इस स्टेटमेंट को बार बार सुनिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, और समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, एक दो बार सुन के और समझ के उसको आगे बढ़िएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको लगना चाहिए, हाई वेपर प्रेशर इसका है एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर रीजन पूछा जाता, मैंने बिकॉज नहीं किया, अगर रीजन पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? बिकॉज इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग टेक प्लेस in which the molecules are less associated, due to which their boiling point is less than the para isomer. पैरा आइसोमर की तुलना में इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है ना। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। चलो अपन सॉल्व करते हैं इनको बाद में, ई एफ जी एच आई जे, तो इनको सॉल्व करते हैं बाद में। यस, ये भी देख लें आप, ये भी आपकी एक तरह से होमवर्क है ना। अभी आप करो, मैं इसको नेक्स्ट जो आपको दूंगा मैं लेक्चर, उसके अंदर इस तरह कुछ सॉल्व कर दूंगा। इतना ही है, चलो इतना ही है। मतलब इनमें से ये बताना है इनमें से कौन कौन से एच बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स करेक्ट हैं, है ना। ये ए बी सी डी ई एफ हैं, 6-7 स्ट्रक्चर्स हैं, 5-6 स्ट्रक्चर्स हैं, एफ तक हैं, मतलब 6 स्ट्रक्चर्स हैं। 6 में से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ये अपने आप सोचना, मज़ा आएगा बेटा, ठीक है ना। जब अपन वापस सॉल्व करेंगे इनको तो मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद, हमको सुनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। होप यू ऑल आर गुड एंड ऑल द बेस्ट। हम आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।